आज मैं जितनी भी क्लास ली है ना उसकी सारी क्विक समरी करके ना, समरी करके इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। क्योंकि अब जो है टाइम आ गया है कि मैं अब सब्जेक्ट शुरू कर दूँ, चाहे हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, पढ़ाना शुरू कर दूँ। देखिए, सबसे पहले हमने क्लास ली थी हिस्ट्री की। हिस्ट्री के बारे में हमने आपको बताया था कि हिस्ट्री क्या है, और हिस्ट्री इसकी ने बताया था कि हिस्ट्री जो पास्ट के सिस्टम होते हैं, सिस्टम पास्ट का जो सिस्टम है, इसकी सिस्टमेटिक स्टडी स्टडी सिस्टमेटिक स्टडी द पास्ट सिस्टम। पहले सिस्टम था हमारा, इसकी सिस्टमेटिक स्टडी क्या है, हिस्ट्री है। फिर मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री का स्कोप क्या है, ठीक है, ये तो डिफिनेशन हो गई। मैंने आपको बताया था स्कोप की बात, बोला कि इसके दो पार्ट होते हैं, इसका फिजिकल पार्ट है और इसका सिस्टम का फिजिकल पार्ट है और इसका एक मेंटल पार्ट है। सिस्टम का एक फिजिकल पार्ट हो गया, इसका मेंटल पार्ट हो गया। एक पक्ष फिजिकल पार्ट को हमने क्या बोला था, सिविलाइजेशन। क्या बोला था, ये आपका सिविलाइजेशन था। और ये वाला पार्ट क्या था, कल्चर था, ठीक है। सिविलाइजेशन में हमने आपको बताया था कि किसी सिस्टम का पास्ट का सिस्टम है, पहले घटना घट चुकी है, जैसे आज बीत जाएगा तो पास्ट हो जाएगा। तो पास्ट के सिस्टम में जो उसका पॉलिटिकल सिस्टम था, उसका जो सोशल सिस्टम था, उसका जो एक सिस्टम था, तो सिस्टम पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक, ये तीन सिस्टम बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, जिसका आप स्टडी करते हैं। किसी भी डायनेस्टी की आप स्टडी करेंगे, किसी भी सिविलाइजेशन की आप स्टडी करेंगे, तो इसके तीन पार्ट पढ़ेंगे कि उनका सिस्टम कैसा था, राजा कैसा होता था, कैसा होता था, प्रशासन कैसा होता था, सेना कैसे रखते थे, ठीक है। फिर उनकी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, उत्पादन किस चीज़ का होता था, व्यापार किस चीज़ का होता था। फिर आप स्टडी क्या करेंगे, सोशल सिस्टम, समाज कैसा था, महिलाओं की स्थिति क्या थी, पुरुषों की स्थिति क्या थी, जाति व्यवस्था थी कि नहीं थी, ये सारी चीज़ें आप क्या क्या पहना ओढ़ा। इसके बाद कल्चर वाले पार्ट में आप आएंगे, इसका रेशनल पार्ट और एक इसका इमेजिनरी पार्ट है। जिन करेंगे वही चीज़ आप, तो जो इसका रेशनल पार्ट है तो है साइंस। क्या है, उस समय साइंस की स्थिति क्या थी, से इक्विपमेंट्स यूज किए जाते थे, ठीक है, चिकित्सा वगैरह की स्थिति क्या थी, चिकित्सा दवाई से करते थे, ठीक है। और जो इसका आर्ट वाला पार्ट है, साइंस और आर्ट दो ही आएंगे ना, आर्ट क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी और क्रिएटिविटी, दो ही बोला था हमने। तो जो इसके क्रिएटिविटी वाला पार्ट है, उसमें क्या क्या था, क्रिएटिविटी वाले पार्ट में क्या था, जैसे वो लोग पहना ओढ़ा हुआ कैसा रखते थे, मेला त्योहार एक्सेट्रा। कोई भी आप हिस्ट्री की किताब उठा के पढ़ोगे तो ये चीज़ तो आती है सामने आपके। अब आप ज़्यादा सिस्टमेटिक कर सकते हो कि इसका सिविलाइजेशन वाला पार्ट कौन सा है और कल्चर का पार्ट, ठीक है। तो स्कोप समझ में आ गया। तीसरी बात हमने बोला कि अप्रोच टू स्टडी, हिस्ट्री का अध्ययन कैसे किया जाए, अप्रोच टू स्टडी, हिस्ट्री का अध्ययन कैसे किया जाए। तो जब हिस्ट्री के अध्ययन की बात हमने कही थी तो हमने तो दो तरह के अप्रोच हैं स्टडी करने, एक ट्रेडिशनल है और एक मॉडर्न है। ट्रेडिशनल और मॉडर्न हिस्ट्री में, चूंकि देखो मैं बताऊँ, कहीं कहीं ट्रेडिशनल भी यूज होता है और कहीं मॉडर्न अप्रोच भी यूज होता है, लेकिन यूपीएससी का आंसर लिखने के लिए, यूपीएससी का आंसर लिखने के लिए वो मॉडर्न अप्रोच ही यूज करना चाहिए। ट्रेडिशनल में हमने बताया था कई सारे थे, टाइनवी थे, पेंथम थे, मार्क्स थे, तीन बेसिकली तीन ही है, टाइनवी, पेंथम और मार्क्स।
ये 3 करेंट भी कहता है हिस्ट्री इज साइंस। हिस्ट्री क्या है? साइंस है जो अपने आप को रिपीट करता है, और इसकी बात से सारे सहमत हैं। जो पास्ट की घटनाएं हैं उसकी सिस्टमेटिक स्टडी इसलिए किया जाए, सिस्टमेटिक स्टडी सिस्टम जो नेसेसरी फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये प्रेजेंट और फ्यूचर में वो चीज़ें रिपीट होती हैं। तो इतिहास आपको रिपीट करता है, ये बात कौन कहता है? एनबी कहता है। बेंथम कहता है कि बिल्कुल सही बात है, हिस्ट्री साइंस है। ट्रेडिशनल वाले बिल्कुल सहमत हैं कि हिस्ट्री क्या है? साइंस है। बट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है इनका। ये कहते हैं, जैसे बेंथम कहता है इसका जो थ्योरी है वो यूटिलिटेरियन थ्योरी है, उपयुक्तावादी थ्योरी है। ये कहता है कि सिस्टम में हर चीज़ की स्टडी नहीं की जाएगी। जैसे आज 140 करोड़ लोग हैं सिस्टम में, तो क्या सबकी स्टडी होती है क्या? जो सिस्टम को ग्रेटली, जो घटनाएं, जो इवेंट्स या जो पर्सन या जो थिंग्स ग्रेटली इफेक्ट करती है कि उसी की स्टडी की जाती है। समझे? सिस्टम बहुत बड़ा है, सिस्टम का वही पार्ट हम स्टडी करते हैं तो जो पूरे सिस्टम को इफेक्ट करता है, चाहे वो कोई थिंग्स हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई सारी बात। ये बेंथम की डेफिनेशन है। मार्क्स कहता है बेसिकली हिस्ट्री जो है उसमें क्या होता है कि प्रो और एंटी सिस्टम के दो पार्ट हैं। जो सिस्टम के सपोर्टर हैं प्रो सिस्टम बोलते हैं उसको, और जो सिस्टम के अपोजिटर हैं सिस्टम को अपोज करते हैं। तो बेसिकली एक सिस्टम जो बनता है, बिगड़ता है, प्रो और एंटी फोर्सेस के इंटरेक्शन के रिजल्ट के रूप में आता है। अगर एंटी फोर्सेस ज़्यादा इफेक्टिव हो गया तो सिस्टम चेंज हो जाएगा, और प्रो फोर्सेस, जैसे बिहार में चुनाव है, अगर नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी फोर्सेस इफेक्टिव हो गया तो सत्ता, और अगर प्रो फोर्सेस हो जाएगा तो सत्ता। तो मार्क्स यही बात कहता है कि वास्तव में ये फोर्सेस और प्रो फोर्सेस क्या होती हैं? सामंतवादी लोग, वो लोग पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और शोषण करते हैं। और एंटी फोर्सेस कौन होते हैं? जो इसका विरोध करती हैं। तो क्लास स्ट्रगल है, वर्ग संघर्ष है इतिहास। ये कौन कहता है? मॉडर्न थ्योरी में लोग आते हैं तो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद ये थ्योरी आई है। बिहेवियल थ्योरी और पोस्ट बिहेवियल थ्योरी, दो थ्योरी है। और बिहेवियल थ्योरी कहता है कि एंड ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास का अंत। ठीक है? तो कहता है कल की घटनाएं आज के लिए कोई रिलेवेंस नहीं रखती हैं, बिकॉज कल का इकोसिस्टम अलग था और आज का इकोसिस्टम अलग है। मतलब 1947 में अगर भारत का हुआ तो 47 की बात है। 47 का जो इकोसिस्टम था वो 2025 का इकोसिस्टम नहीं है। तो इतिहास अपने आप को रिपीट नहीं करता, इतिहास का अंत हो चुका। There is no utility of the history because history should not be repeat itself, because system change daily to daily and everything should be changed. जो कल आपका दिन था, जो आज आपका दिन है, दोनों में कोई सिमिलरिटी है क्या? वही बात कहता है नहीं है। कल बीत चुका है, खत्म हो गई बात। आज का बिल्कुल अलग है। 1 घंटे बाद आपकी स्थिति अलग होगी, 2 घंटे बाद आपकी स्थिति अलग होगी, जो बीत गया उसकी स्थिति अलग है। एवरीथिंग इज सो हिस्ट्री बिकम एंड। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, जो मॉडर्न थ्योरी में बिहेवियर थ्योरी है, हिस्ट्री को आर्ट मानता है। आर्ट है, ठीक है? कुछ भी साइंस नहीं है, कुछ भी रिपीट नहीं होगा। ये क्या मानते हैं? साइंस मानते हैं। दोनों को सिंथेसिस करता हुआ जो थ्योरी आया उसको बोलते हैं पोस्ट मॉडर्न थ्योरी। पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट बिहेवियर थ्योरी को हम मॉडर्न थ्योरी भी कहते हैं। तो वो ये कहते हैं कि नहीं, इतिहास वास्तव में सभ्यताओं का संघर्ष है। हिस्ट्री इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग सिविलाइजेशन। एक संस्कृति दूसरी संस्कृति पर हमला करती है, ठीक है? वो संस्कृति अपने आप को बचाने का प्रयास करती है। सभ्यताओं का संघर्ष है, और इतिहास की कुछ घटनाएं ही रिपीट होती हैं, बाकी इतिहास रिपीट
तो इतिहास क्या है? सोशल साइंस है। क्या है? हिस्ट्री इज ए सोशल साइंस। हिस्ट्री क्या है? सोशल साइंस है। और हिस्ट्री की स्टडी इसलिए की जाए क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर में चीज़ों से हम सीख सकते हैं डिसीजन लेने में, पास्ट में घटने हम बहुत क्लियर है। जब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो कुछ चीज़ें तो पास्ट से लेते हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल न्यू होती। तो न्यू और पास्ट, इसको मिला करके आपका क्या बनता है? डिसीजन। तो इतिहास का अध्ययन किया जाए बिकॉज समथिंग इज इम्पोर्टेंट टू टेक डिसीजन इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हिस्ट्री का अंत नहीं हुआ है। हिस्ट्री साइंस है ना, हिस्ट्री का ने दोनों को क्या कर दिया? सिंथेसिस कर दिया। समस्या तो नहीं? ये बात समझ में? अब अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो हिस्ट्री की स्टडी कैसे की जाए। जो हिस्टोरिकल सिस्टम इसकी स्टडी कैसे की जाए। तो स्टडी करने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम, आज का सिस्टम तो हम समझते हैं, देखते हैं, लेकिन जो कोई घटना 400 500 1000 साल पुरानी, ठीक है, उसको कैसे समझें हम? ठीक है। तो हिस्ट्री की स्टडी करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो फैक्ट होता है, इमेजिन होता है। क्या होता है? इमेजिन होता है। और फैक्ट को हम साइंटिफिक तरीके से लाते हैं। कैसे लाते हैं? साइंटिफिक तरीके से लाते हैं जिसमें यूरेनियम डेटिंग है और कार्बन डेटिंग, ठीक है। और कार्बन डेटिंग है। इन दोनों डेटिंग के आधार पर हम जो फॉसिल्स होते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, कौन होते हैं? जीवित। और जो वगैरह होते हैं उनकी जो डेट निकालते हैं वो, इससे हम एज को डिसाइड करते हैं। अगर हम उस समय के कल्चर को स्टडी करें, किसकी स्टडी करें? जैसे बुक्स की स्टडी करेंगे तो हमें भी दिख जाएगा कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, सोशल सिस्टम कैसा था। तो बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे इंडस हैं, पुराने खंडहर वगैरह हैं, चीज़ें हैं, ठीक है, बर्तन वगैरह उस समय के जो पाए गए, उस समय के जो कुछ जो भी कुछ पाई गई है, सोशल पॉलिटिकल सिस्टम की कुछ भी पाई गई है, आर्ट साइंस की कोई चीज़ पाई गई है, हम इनोवेशन करेंगे नहीं करेंगे? हम इनोवेशन की बात है तो रिसर्च करेंगे, हम उस पर पहले खोजेंगे फिर उसको हम रिसर्च करेंगे, ठीक है। इनोवेशन क्या होता है? ठीक है, इनोवेशन कुछ नई चीज़ को खोजना। और रिसर्च क्या होता है? जो चीज़ें पहले से है उसी पर उसको एग्जिट कर देना, उसी चीज़ को क्या करते हैं? कारपोरेट कर देना। कारपोरेट का मतलब है कि साकार कर देना, ठीक है। ये क्या होता है? इनोवेशन और रिसर्च। तो हिस्ट्री में साइंस को यूज करते हुए ज़्यादा इनोवेशन और रिसर्च की ज़रूरत है ताकि हिस्ट्री को हम समझ सकें, ठीक है। दूसरा इसका पार्ट है इमेजिन। अगर कोई चीज़, जैसे सपोज करो चावल पाया गया, भूसी पाई गई, हस्क, तो इसका मतलब है कि चावल की खेती होती रही होगी या चावल यूज यूज करते रहे होंगे। अगर कुत्तों की हड्डियाँ पाई गई, समाधि पाई गई, ठीक है, कहीं ईंटों की दीवार पाई गई, ठीक है, तो इट मीन्स दैट दे आर अवेयर अबाउट द ब्रिक्स। कच्चे ईंट पाए गए, कहीं पक्के ईंट पाए गए। अगर सड़कें फुल साइंटिफिक तरीके से विकसित पाई गई हैं, ठीक है, क्रॉस चौराहे पाए गए हैं, इसका मतलब लोग ज्योमेट्री भी जानते थे, लोग मैथ भी जानते थे, ठीक है। ये जो लिपि है पाई गई है जिसमें वो लिखते थे, एक लिपि कहीं पर स्क्रिप्टिव लिपि है, ठीक है, जैसे ब्राह्मी लिपि है, खरोष्ठी लिपि है। तो लिपि वगैरह पाई गई है उसकी भी स्टडी करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो जितने भी फैक्ट्स पाए जा रहे हैं उसकी एक सिस्टमेटिक स्टडी किया जा रहा है। उस सिस्टमेटिक स्टडी के आधार पर हम ये बिल्ड कर सकेंगे, इमेजिन करके बिल्ड करके समय का सिस्टम कैसा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आप प्रेजेंट की तरफ आते हैं तब तो आपके पास ज़्यादा फैक्ट्स होते हैं सिस्टम को समझने के लिए। जैसे आप पास्ट की तरफ जाते हैं तैसे आपके पास इमेजिन ज़्यादा होता है सिस्टम को स्टडी करने। ओके।
तो जो पास्ट के इतिहास हैं, बहुत पुराने जो इतिहास हैं, वो हमें इतने ऑथेंटिक नहीं होते हैं जितने ऑथेंटिक इसका इतिहास। तो इतिहास की सबसे बड़ी बात यही है, जो ओल्ड हिस्ट्री है, पुरानी हिस्ट्री है, इतना ऑथेंटिक नहीं है। क्योंकि अगर कोई नया फैक्ट चेंज होएगा जी, बात समझ आ गई। तो हिस्ट्री के साथ जो सबसे बड़ी बात यही है, हिस्ट्री पूरी तरह साइंस नहीं है, क्योंकि इसमें इमेजिन शामिल है। हिस्ट्री आज की स्थिति में क्या है, सोशल साइंस है, जहाँ इमेजिन की जगह है। और आप दावे से कोई चीज़ नहीं कह सकते कि यही सत्य है। बट सब्जेक्ट की स्टडी तो रेशनल होती है, तार्किक होती है। कोई भी चीज़ हम स्टडी करेंगे, जैसे अशोक की हमने बात की, वो हमारे तर्क काम कर रहे हो तो कि भाई हम महान किसको कहते हैं, जिसमें मानवता होती है। कोई भी शासक, कोई भी व्यक्ति जिससे ह्यूमैनिटी के लिए काम किया, कौन है, ग्रेट है। हम मानव हैं, तो मानव के लिए काम करेंगे नहीं करेंगे हम? अच्छा, मानव को मार देना बनता है, या मानव को बचा लेना, उसका कल्याण करना तो कोई भी शासक, ना 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 ना, हमेशा से हर धर्म, नहीं नहीं, हर कल्चर, हर धर्म, वो भी कहते हैं सत्य है। अब गीता की बात करते हैं ना, तो किस पर टिका हुआ है? गीता टिका हुआ है वेद पर। ठीक है, एपिक है माम, वो बुद्ध का उसमें काल में लिखा गया गीता, श्रीमद् भागवत। ज्ञान प्लस भक्ति और कर्म, ये तो गीता का सार है। गीता क्या कहता है? गीता कहता है भगवान कौन होता है? भगवान, इसके पास सारे ज्ञान हो, वही तो सर्वशक्तिमान है। तो दुनिया में सर्वशक्तिमान हुआ है जिसके पास ज्ञान है। ठीक है, अब जिसके पास ज्ञान है, ठीक है, उसी पर हमें विश्वास करना चाहिए, और उसी ज्ञान के आधार पर कर्म करना चाहिए। बात कहते हैं गीता, यही बात कहता है, ठीक है, कि धर्म की रक्षा किसी भी कीमत पर करो। तीनों को मिला के क्या बनता है? धर्म। क्या होता है? इसकी रक्षा किसी भी कीमत पर करो, कि यही है। ठीक है, ज्ञान और ज्ञान में दो चीजें हैं। ज्ञान क्या है? ममता है। ज्ञान क्या है? जस। तो अज्ञानता को पराजित करना है। जो अज्ञानता फैलाना चाहता है उसको रोको। उसके लिए साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपनाओ, बट रोको उसको। भगवान श्री कृष्ण ने क्या दुर्योधन का वध करवा दिया था? पहले करवा दिया था क्या? नहीं, उन्होंने यही कहा था कि दुर्योधन के जो भी साथ है, वो अज्ञानता के साथ है, वो अधर्म के साथ है, और वो सब दुर्योधन के किसी भी कर्म के लिए बराबर दोषी हैं। एक आदमी चोरी करता है तो जो उसका साथ देगा वो भी तो चोर हुआ, नहीं हुआ? ठीक है, वही बात कहते हैं कि अज्ञानता का किसी भी कीमत पर विरोध किया जाए, ज्ञान का समर्थन किया जाए। अर्जुन, हमारा यही कर्म है। भाई, कर्म आपका क्या है? कर्म यही है कि जो चीजें मानवता के लिए है, उसका आप समर्थन करो, उसके साथ खड़े रहो। दुर्योधन अगर सत्ता में आता है, छल कपट प्रपंच, ठीक है, हिंसा, ये सारी चीजें आती नहीं आती? ये सब क्या है? ये सब अज्ञानता है, अंधकार है। तो इतिहास इसकी बात करता है। फिर मैंने आपको बताया कि इतिहास का जो एज है वो कैसे डिवाइड होता है, कैसे डिवाइड करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा ज्योग्राफी की तरफ आप जाए। पृथ्वी में दो काल है। एक वो काल है जहां पर पृथ्वी क्या था, अर्थ क्या था, एक आग का गोला था। इसको प्रिटोरियस इरा कहते हैं। ठीक है, प्रिटोरियस इरा कहते हैं इसको। ठीक है, ये लगभग 350 अरब, ट्रिलियन
ईयर एगो से पहले का काल, ठीक है। इसके बाद जहां से, ठीक है, ये प्री जियोलॉजिकल इरा है, प्री जियोलॉजिकल, ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा मैं आपको। यहाँ हमें पृथ्वी के बारे में कुछ पता ही नहीं लगता है, तो कुछ था ही नहीं यहाँ पर। जहाँ से पृथ्वी ठंडी होने लगी, ठंडी होने के समय हमने आपको क्या बोला था, उस समय हाइड्रोजन पहले से मौजूद था, और जैसे पृथ्वी सिकुड़ी जैसे क्या हुई, कार्बन जलने लग गया। कार्बन जला तो क्या बन गया, कार्बन के ऑक्साइड्स बने, कार्बन के ऑक्साइड्स बने, तो कार्बन जब जलेगा तो कार्बन के ऑक्साइड्स बनेंगे नहीं बनेंगे, कार्बन के ऑक्साइड्स बनेंगे, ठीक है। कार्बन के ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन अगर के बन गया पानी। इस चीज़ को तो इमेजिन किया जा रहा है। तो जहाँ से पृथ्वी ठंडी होने लगी, वहाँ क्या है, ये जो मासेस है ये पेंजिया है, पिंड, पानी आएगा तो तेज से ठंडा होगा, और ऊपर जो एक महासागर बन गया ये पैतालसा है। इसको हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा। क्या बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। लेकिन चाहे आप प्रेटोरियस एज की बात करें जहाँ पृथ्वी गैसेस का गोला था, चाहे प्री कैम्ब्रियन की बात करें, यहाँ पर कोई जीव आपको, जहाँ से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होती है वो है पैलियोजोइक। क्या है, पैलियोजोइक काल में सबसे पहले यूनिसेलुलर एक कोष के जीव पैदा हुए और समुद्र में घास पैदा हुई। फिर इसके बाद आता है मेसोजोइक, मेसोजोइक, ठीक है, जहाँ पर जीवों की उत्पत्ति शुरू, फ्लोरा और फना आने लगे। फिर आता है नियोजोइक, ठीक है, सॉरी सेनोजोइक। सेनोजोइक काल में जो है ये पृथ्वी का जो वर्तमान स्वरूप है, ये महासागर, ओशन, कॉन्टिनेंट्स, ये सब आए, बने। बताऊंगा कैसे कैसे बने सारे, ज्योग्राफी की स्टडी है, ठीक है। फिर आता है सेनोजोइक, सॉरी नियोजोइक। जो नियोजोइक काल है ये 50 लाख साल पहले शुरू हुआ। कितने पहले शुरू हुआ, 50 लाख, और ये अभी भी चल रहा है। इसके दो पार्ट हैं, ठीक है। प्लेस्टोसिन, पूरी पृथ्वी पर बर्फ जम गए, समुद्र में बर्फ जम गए, ठीक है, इसको ह्यूमिक कहते हैं। तो प्लेस्टोसिन और होलोसिन, होलोसिन की शुरुआत होती है 10,000 ईयर, 10,000 ईयर एगो, 10,000 साल पहले होलोसिन की शुरुआत होती है, ठीक है। और होलोसिन काल में ही सिविलाइजेशन आया। फिर यानी हम अगर अर्थ की स्टडी करते हैं, अर्थ की स्टडी करने के बाद जब हम होलोसिन में पहुंचते हैं, दिस इज द ऑफ पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन। इन सभ्यताओं का तो इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है, जिनसे होती है 10,000 साल पहले से। ज्योग्राफी तो बहुत पुरानी हो गई। जब हम इसकी स्टडी करते हैं होलोसिन की, तो सबसे पहले हम ह्यूमन का इवोल्यूशन देखते हैं। किसका, ह्यूमन का इवोल्यूशन जो है, एक मैप बना रहा हूँ, इस मैप को आप देखिए। ये स्थिति है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, ये हो गए आपके अफ्रीका हो गया, मानो तो पत्ती अफ्रीका में। पर जो प्रारंभिक मानव है निग्रेटो है, कौन है,
जिसको हम बुद्धिमान मानव बोलते हैं, होमो सेपियंस कहते हैं, ठीक है। इससे पहले बहुत सारे मानव हैं, इन्हीं के नाम में कहीं निएंडरथल, कहीं अपिकेसस, कहीं क्रिटेशस, ठीक है। लेकिन इनका जो माइग्रेशन हुआ, इधर हुआ, ये प्रोटोस्टलाइट हो गए। कौन हो गए? यहाँ से कुछ माइग्रेशन हुआ चाइना की तरफ, ये हो गए मंगोलाइट, ठीक है। ये कौन है? मेसोपोटामिया है, अल्पस माउंट है, ये काकेसस। जो मानो काकेसस की तरफ गए, वे काकेसाइट, क्या हो गए? काकेसाइट। कुछ जो अल्पस की तरफ गए, ये अल्पस माउंटेन है, क्या है? ये हो गए अल्पाइन, इनको क्या बोलते हैं? पाइन। कुछ इससे भी आगे चले गए, नार्डिक वगैरह की तरफ, इसको नार्डिक देश बोलते हैं, नॉर्वे वगैरह को बोलते हैं नार्डिक। और कुछ पश्चिम की तरफ आ गए, इंग्लैंड और फ्रांस इधर आ गए, को बोलते हैं ओरिएंटल, क्या बोलते हैं? और कुछ मानो इधर आए, तो बोलते हैं रेड इंडियन, क्या बोलते हैं? तो मानव का जो प्रवास हुआ, और प्रवास के साथ ही सिविलाइजेशन की शुरुआत हो गई, और यहाँ से लिथिक सिविलाइजेशन आई। क्या आई? पत्थरकालीन सभ्यता। मैंने आपको बताया था कि किसी भी सिविलाइजेशन का नाम उससे पड़ता है जो उसको ग्रेटली इफेक्ट करता है। पत्थरकालीन सभ्यता। पत्थरकालीन सभ्यता में भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। क्या बोलते हैं? पैलियो, मेसो और नियो। ये हम एक लाइन में विशेषता बता दें तो पैलियोलिथिक बिल्कुल प्राइमिटिव सिविलाइजेशन था, जहाँ पर वो पत्थर को रक्षा करने के लिए यूज करते थे, लगभग न्यूड रहते थे, रक्षा करते थे या शिकार करते थे, ठीक है। ये था पैलियोलिथिक। इनके जो स्टोन थे, ब्लंट थे, क्या थे? बट ज्योग्राफी में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो 10,000 साल पहले की सभ्यताएं हैं, जब पत्थरकालीन सभ्यता जिसको हम कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या था कि जो पत्थर थे वो किससे बने थे? पत्थर पत्थर तीन तरह के होते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। पत्थर तीन तरह के होते हैं, रॉक्स तीन तरह के होते हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, ठीक है। इग्नियस, और जो बेसिक रॉक्स है वो क्या है? इग्नियस है। सबसे पहले जब पृथ्वी आग का गोला थी, तो जो रॉक्स बना, इग्नियस था, आग में जलता हुआ, ठोस हुआ, ठंडा हुआ। अब इसके बाद इस पर दो तरह के बलों ने काम किया। एक तो कुछ फोर्सेज ऐसे थे जिन्होंने टेम्परेचर और प्रेशर माउंट किया। तो इग्नियस रॉक पर जब टेम्परेचर और प्रेशर माउंट किया गया, तो इग्नियस का मेटामॉर्फिक हो गया, किसमें? मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं उसको, आयांतरित, बदला हुआ। और मेटामॉर्फिक में क्या होते हैं? क्वार्टर्स वगैरह आते हैं, क्वार्ट्स वगैरह आते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं, ईंस आती है, ठीक है। ये सारी चट्टाने ये हैं। तो इनके ज़्यादातर पत्थर किससे बने हुए थे? ईंस से बने हुए थे। किससे? ईंस, जो काफ़ी हार्ड थे, क्वार्टर्स से बने हुए थे, ठीक है। उस समय जहाँ इनको मिला, उठा लिया इन्होंने, यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ज़्यादातर इनके जो स्टोन यूज किया, ईंस और क्वार्ट्स थे, वो ब्लंट साइज में थे। क्या थे? ब्लंट थे। आग का आविष्कार होता है, ठीक है, आग से लोग परिचित होते हैं, ठीक है। तो जो मांस पहले कच्चा खाते थे, पका के, ठीक है। यहाँ से मेसो आता है, और जब मेसो आता है तो ये क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग यूज करते हैं, जो उनके हथियार होते हैं, पत्थर, उसको ये पॉलिश कर देते हैं, घिस देते हैं, हल्के हो जाते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लाइट एंड मोस्ट इफेक्टिव। फिर वो एक्स कुल्हाड़ी टाइप में भी बना लेते हैं, चॉपिंग करने वाली भी हैं, चाकू नाइफ टाइप में बना, और ये मॉडिफाई कर लेते हैं इसको। मॉडिफाई करने के साथ ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। अब यहाँ से शुरुआत क्या होती है
कि यहाँ से ये लोग जो मेसोलिथिक है, इसके लास्ट में लोग खेती करना शुरू, खेती के सबूत पाए जाते हैं। न्यूलिथिक जब आता है तो यहाँ से थोड़े बहुत समाज दिखने शुरू हो जाते हैं, सोसाइटी दिखनी शुरू हो जाती है। जब समाज दिखना शुरू हो जाता है तो ऐसी स्थिति में लोग खेती करने लग जाते हैं, खेती करने लग जाते हैं। और इसके अलावा पहिए का आविष्कार हो जाता है, पहिए का आविष्कार हो जाता है, आग का आविष्कार हो ही गया था और एक रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है। पहिए के आविष्कार से क्या हुआ, प्रिंट करने लगे, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, ठीक है। तो यहाँ से लोग क्या करते हैं, स्टोन को छोड़ करके किस में चले जाते हैं, मेटल में चले जाते हैं। और मेटल में सबसे पहले किसको यूज करते हैं, ब्रॉन्ज, कांसा, कॉपर। तो जो सिविलाइजेशन थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेटालिक सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाती है। आगे बढ़े, कोई समस्या तो नहीं, समझ में आ रही बात। पढ़ना तब पड़ता है जब आपको चीज़ें पता ना हो। स्टडी की पार्ट है ना, कि दिस इज द पार्ट ऑफ द स्टडी। अगर कोई चीज़ आप पाते हैं, इनोवेशन और रिसर्च में आप जाएं, उसको खोजें तो समझ आएगा। जितनी चीज़ हमारे पास आ रही है उस समय तो नहीं दिख रही चीज़, ये सूचनाएं हैं, जितने फैक्ट हैं वो सब तो नहीं दिख, ठीक है। बहुत कम सबूत पाए गए हैं। इंडिया में बहुत सारे सबूत पाए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जा रहे हैं, अफ्रीका में पाए जा रहे हैं, ठीक है। ऋतिक सिविलाइजेशन है यही बहुत कम मात्रा में है। फिर ब्रॉन्ज यानी जो टैलिक सिविलाइजेशन था वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया रिवर वैली सिविलाइजेशन में। इसमें उसका कारण ये था कि जो रिवर थे वो फर्टिल लैंड थे। अब इनका पूरा समाज बन गया, सोसाइटी बन गई, जनसंख्या बढ़ गई, आवश्यकताएं बढ़ गई, पीने के पानी की जरूरत थी, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत थी, आ जाइए। यस, तो जरूरत थी। दिस इज द रीजन वाई टैलिक सिविलाइजेशन कन्वर्ट इनटू रिवर वैली सिविलाइजेशन। रिवर वैली सिविलाइजेशन बेसिकली, रिवर वैली सिविलाइजेशन, आप देखिए यहाँ पर कौन सी रिवर है। हिस्ट्री की स्टडी करते समय ज्योग्राफी को पूरा पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर कौन सी रिवर है, नाइल, इजिप्ट। यहाँ कौन सा है, दजला, फरात, मेसोपोटामिया। इन क्वेश्चन पूछा था ना कि सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, दजला, फरात। यहाँ कौन सी है, टाइबर, टाइबर रोम की सभ्यता आएगी, ठीक है। ग्रीस के किनारे है टाइबर। तो ये हो गया आपका। इंडिया में ये कौन सी नदी है, यस, ठीक है? यहाँ कौन सी नदी है, अमेजन। अमेजन की जो सभ्यता आई, अभी हिस्ट्री में बहुत उसकी स्टडी है, उसको बोलते हैं, नहीं वो तो थे रेड इंडियन, इनका और माया सिविलाइजेशन। दिस इज डेवलप्ड ऑफ द, दिस इज द एरा ऑफ रिवर वैली सिविलाइजेशन। तो ये लोग थे ज़्यादातर कॉकेसस थे, क्लाइमेटिक कंडीशन से इनका ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। और इन्होंने क्या, एक माइग्रेशन किया, अटलांटिक माइग्रेशन किया भारत की तरफ। तो जब ये आए तो उस समय एक इंटरेक्शन हुआ दोनों में। ये कौन थे, प्रोटोस्टैट थे, ये कौन थे, और ये कौन थे, काकेसाइड थे, ठीक है। ये ईरान होते हुए आए, कुछ इनकी ब्रांच ईरान में रह गई, ठीक है। और जो भी कुछ स्थिति बनी, रिवर वैली सिविलाइजेशन जो थी बस वो खत्म हो गई, और वहाँ उनकी जगह पर एक नया सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, इसको बोलते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। क्या, अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज दो भागों में बांटते हैं। जो प्री हिस्टोरिक एज है यहाँ से खत्म हो जाता है, होता है, एंड हो जाता है। तो प्री हिस्टोरिक एज में आप किसकी स्टडी करते हैं, लिथिक सिविलाइजेशन, मेटालिक सिविलाइजेशन और रिवर वैली
सिविलाइजेशन। इसके बाद अब यहाँ से हम एक सिस्टमेटिक, हम इसको सिस्टमेटिक क्यों कह रहे हैं? बिकॉज फर्स्ट टाइम, अभी तक नेचुरल रिलीजन था, प्राकृतिक धर्म था। फर्स्ट टाइम एक सिस्टमेटिक रिलीजन आ गया, फर्स्ट टाइम एक सिस्टमेटिक सिस्टम आ गया। जब आर्य आए तो उन्होंने दो बढ़िया सिस्टम बनाए। तो जो सिस्टम था, एक वर्ण व्यवस्था था और एक आश्रम जो पोस्ट वैदिक में आया। ये दोनों क्या था समझा? एक्चुअली ये बहुत सिस्टमेटिक सिस्टम इसलिए कहा जाता है, इसको हम सनातन धर्म, बहुत सारे धर्म इस तरह का नाम लेते हैं, बिकॉज उन्होंने ये बताया कि सिस्टम कैसे बनाया जाए। किसी सिस्टम को बनाने समय उसकी योग्यता, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास तीन सिस्टम है, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। उस समय फिशरीज जस्टिस चलता था, लड़ाई बड़ाई झगड़ा लड़ाई चलती थी। तो उन्होंने क्या किया, बोला कि जिसके पास पावर होगा वो क्या होगा, क्षत्रिय होगा। जिसके पास ज्ञान होगा वो ब्राह्मण होगा। ज्ञान, एजुकेशन और धर्म। धर्म सर्वोच्च ज्ञान था और उसका साधन क्या था, एजुकेशन था। ठीक है। और जिसके पास उत्पादन करने की और व्यापार करने की क्षमता होगी वो वैसे होगा। और जो तीनों से, जो तीनों योग्यता नहीं रखता हो, तो आज भी तो सिस्टम में तीन ही शामिल है ना। है? व्यापार कौन कर रहा है, शासन प्रशासन कौन कर रहा है? ज्ञान कौन कर रहा है? और जो सब में शामिल नहीं, बस ये है, ये वर्ण व्यवस्था बहुत ही डेमोक्रेटिक थी, कोई भी बन सकता था। पोस्ट वैदिक इरा में ये क्या हो गया, हेरेडिटरी जेनेटिक्स में आ गया है। यही तो हम इसका विरोध करते हैं। अब आज जब हम आए तो फिर हम वही बात कर रहे हैं कि आप आईएएस बनोगे, प्रशासन क्या है, ज्ञान का काम है। राजनीति क्या है, पावर का काम है। ठीक है। तो वर्ण सिस्टम जो हिला है ये बहुत ही सिस्टमेटिक है। इस पर गांधी के भी विचार है, अम्बेडकर के भी विचार है। और वर्ण सिस्टम को गांधी सपोर्ट करते हैं, अम्बेडकर भी इसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन अम्बेडकर कहते हैं कि हम इसका विरोध इसलिए करते हैं बिकॉज दिस इज द कास्ट इज द डिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम से ही जाति बन गई, अदरवाइज हम वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं करते। इट मीन्स दैट दिस इज अ सिस्टमेटिक सिस्टम, जिससे आज भी हम व्यवस्थाएं बनाते हैं। अब दूसरा, आश्रम व्यवस्था जब आई तो आश्रम व्यवस्था ने एक व्यक्ति, एक सिस्टम और एक व्यक्ति, सिस्टम का एक सिंपल सा पार्ट कौन होता है, व्यक्ति होता है। एक व्यक्ति के साइंटिफिक लाइफ को उन्होंने डिसाइड किया। ठीक है। तो ये पहली बार ऐसा था कि जहां पर आपको पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सारे सिस्टम दिखने लग जाते हैं। और कल्चर का भी जो दो दो पार्ट है, क्रिएटिविटी और रेशनलिटी। रेशनलिटी मीन्स साइंस और क्रिएटिविटी मीन्स आर्ट। तो ये हमारे देश की पहली सिस्टमेटिक सिविलाइजेशन है, जहाँ पर हम इसको हिस्टोरिक एज कहते हैं। ठीक है। एंसेंट इंडिया, मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी एज को डिसाइड करते हैं तो जो ग्रेटली थिंग्स पर्सन या इंसिडेंट इफेक्ट करता है उसी से हम सिस्टम बनाते हैं। ये ऑलमोस्ट, ये कब तक बना रहा, राजपूत काल तक बना रहा। कब तक बना रहा, मॉडिफिकेशन होता रहा लेकिन राजपूत काल तक ये रहा। फिर यहाँ से क्या होता है, एक नए धर्म की शुरुआत होती है मिडिल ईस्ट में, इस्लाम। और यहाँ से लोग आते हैं इंडिया पर हमला करने। और इस तरह एक नया सिविलाइजेशन, एक, मैंने आपको बताया था ना कि जो मॉडर्न अप्रोच है हिस्ट्री का स्टडी करने का, वो क्या कहता है, वो कहता है हिस्ट्री इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एमंग सिविलाइजेशन। सभ्यताओं के बीच जो संघर्ष हुआ है उसी का रिजल्ट हिस्ट्री है। तो वही बात ये कहता है कि देखिए, अब इस्लाम और किसमें संघर्ष हुआ, हिंदुइज्म में हुआ। इस्लाम जीत गया, मार्क्स की बात सामने आ गई, सिस्टम सपोर्टर और सिस्टम एंटी सिस्टम और प्रो सिस्टम दोनों में संघर्ष होता है। तो जो जीतेगा वही सिस्टम बनेगा। डिस्पाइट कि इस्लामिक लोग बहुत कम थे, ठीक है, बट वो ज़्यादा पावरफुल थे, उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया। यहाँ से हम मिडिल एक नए कल्चर के संपर्क में आ गए, सिविलाइजेशन और कल्चर के संपर्क में आ गए, और यहाँ की चीज़ें इंडिया में आ गई, चलता रहा। फिर आप देखें जब मॉडर्न हिस्ट्री आती है तो यहाँ के लोगों के सिविलाइजेशन क्रिश्चियनिटी के संपर्क में आते हैं। जब क्रिश्चियनिटी की हम बात करते हैं तो देखिए हमारे पास अब तीन धर्म हो गए,
तीन कल्चर हो गए, हिंदुइज्म, एंशिएंट मुस्लिम और अच्छा क्रिश्चियनिटी ने पूरी दुनिया पर शासन क्यों किया, कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं, मैं आपको बताया था तीनों में अगर बेसिक डिफरेंस बोला जाए तो आज भी हम माने ना माने लेकिन उनकी व्यवस्थाओं को मान ही लेते हैं। क्यों ऐसा मानते हैं? जब यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, ऐसे तो वो भी फ्यूडल थे, आके शासन कर लेते थे। जब वहां पर रेनेसा हुआ, पुनर्जागरण हुआ, तो उन्होंने ज्ञान की खोज की। अब एक चीज मुझे बताइए, वैदिक सभ्यता भी कहती है कि ज्ञान को सबसे ज्यादा महत्व देती है। जो हमारा वैदिक सिविलाइजेशन है वो तीन चीजों पर टिका हुआ है, नॉलेज, डिवोशन और फंक्शन, एक्शन। ज्ञान, हमारे वैदिक सिविलाइजेशन का सबसे बड़ी चीज क्या है? ज्ञान है, नॉलेज है। ये कहते हैं नॉलेज दो तरह का होता है, एक तो जो संसार में है, जो दिखता है, और ये जो नहीं दिखता है, स्पिरिचुअल एंड कॉर्पोरल। स्पिरिचुअल इमेजिन पर आधारित है और कॉर्पोरल जो दिखता है। तो ज्ञान के दो पार्ट बताते हैं लोग। इस्लाम भी ज्ञान की बात करता है, इस्लाम भी ज्ञान की बात करता है, लेकिन वो हिंदू धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। उनका चाहे जो उनके पांच सिद्धांत हैं, कलमा, रोजा, नमाज, जक़ात, हज, ये दो किताबें हैं। कुरान नाम सुना होगा आपने, और कुरान का एक छोटा सा पार्ट है शरिया, शरीयत है? लिखने को तो बाद में बहुत सारी चीज़ लिखेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, बट कुरान बताता है सिस्टम कैसे बनेगा, और शरीयत बनाता है कि एक व्यक्ति, जैसे हमने वर्ण और आश्रम व्यवस्था बताई, ये ज़्यादातर इसी से प्रभावित है। एक व्यक्ति को जीवन में कैसे जीवन जीना चाहिए, ठीक है? फिर शरीयत में बताया गया नमाज, ज़कात, जो पांच सिद्धांत बताए गए, ठीक है, कि नमाज, ज़कात, हज, ठीक है, कलमा, रोजा, पांच चीज़ें नहीं बताई उन्होंने। अब जब क्रिश्चियनिटी की बात हम करते हैं, तो क्रिश्चियनिटी सबसे ज़्यादा सिस्टमेटिक रिलीजन है दुनिया का। क्यों है? बिकॉज ये लॉजिकल पोजिटिज्म पर आधारित है। किस पर? लॉजिकल पोजिटिज्म पर आधारित है। लॉजिकल पोजिटिज्म कभी इमेजिन की बात नहीं करता, वो कहता है कि जो चीज़ें दिखती है वही सही है, और उसी को हम ज़्यादा रेशनल बना सकते हैं, रेशनल कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या सोचते हैं, हनुमान जी उड़ गए थे, क्या साइंस इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा क्या? अब साइंस पे टर्न करेंगे यादों को। अब आस्था की तरफ चले जाएं तो मान लोगे इस चीज़ को, लेकिन जब साइंस की तरफ जाओगे तो क्या पॉसिबल है क्या? है? क्या उठता है? सें- सेंटा क्रूसेड चला था, एक वेस्टर्न कंट्री में एक क्रूसेड चला था। जब क्रिश्चियन धर्म में बहुत ज़्यादा फ्यूडलिज्म आ गया, बहुत ज़्यादा उसमें कमियां आ गई, तो क्रूसेड, क्रूसेड समझते हैं? धार्मिक शुद्धिकरण के लिए चला था वो। तो वो लोग बहुत प्रोग्रेसिव हैं, ठीक है? हमारे यहाँ तो कोई बोलता हनुमान जी नहीं उड़े थे तो अभी 10 लोग गाली देने शुरू कर देंगे, तो कैसे बोल दिया चीज़। लेकिन वो लॉजिकल पॉजिटिव की बात करते हैं, वो हमेशा साइंस की बात करते हैं। और आप देखिए, इसलिए वो लोग हर चीज़ साइंटिफिक तरीके से करते हैं, और यही कारण है कि वेस्ट नेशन और नॉर्थ नेशन को हम सिनोनियम्स बोल देते हैं कभी कभी। आप एक पार्टिकुलर इवेंट की बात ना करें, अगर ग्रेटर पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे तो क्रिश्चियन धर्म बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कल्चर, कल्चर के दो पार्ट हैं, रेशनैलिटी और आर्ट। तो पश्चिम के चाहे आर्ट को आप देखें, चाहे उनके साइंस को देखें, वो ज़्यादा डेवलप दिखते नहीं दिखते हैं। फिर आज आपने पॉलिटिकल सिस्टम कहाँ से लिया है? डेमोक्रेसी कहाँ से आई है? सोशल सिस्टम कहाँ से लिया आपने? सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया आपने? तो जितनी भी चीज़ें आपने ली है वहीं से तो लिया है आपने। अब अकॉर्डिंग टू नीड आपने मॉडिफाई कर लिया, लेकिन आज भी वेस्टर्न कंट्री बिकम द सिंबल ऑफ और नेशन।
देखिए, मैं एंशियंट की बात नहीं कर रहा, मैं आज की बात कर रहा हूँ। मैं क्या कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं लिया आपने? आज जितनी चीज़ें आप यूज करते हैं उसमें आप बताइए 90% चीज़ें पश्चिम का इनोवेशन है कि नहीं है? वही बात तो जेम्स हटिंगटन कहता है कि दिस इज द era of the conflict among civilization। सभ्यताओं का संघर्ष चल रहा है। और या तो जबरदस्ती आपको सभ्यता ISIS जबरदस्ती आपको मनवा दे, या तो आप इतना बढ़िया सभ्यता बना दो कि लोग खुद ही एक्सेप्ट कर लें। यहाँ पर शासन विश्व गुरु कैसे बनोगे आप? अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, तो या तो जबरदस्ती सबको दबा दो पूरी दुनिया को पावर से, रसिया का तरीका यूज कर लो, और या तो सिस्टम इतना बढ़िया बना दो कि लोग खुद ही उसको क्या करें, वोट कर लें। 1947 तक क्रिश्चियनिटी जिसने इफेक्ट किया था सिस्टम को बना रहा। 47 में इंडिया स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्र होने के बाद एक नया सिस्टम बनता है, उसको बोलते हैं पोस्ट मॉडर्नाइजेशन। तो भारतीय इतिहास को हम दो भागों में पढ़ेंगे, एक तो प्री हिस्टोरिक एज में पढ़ेंगे, दूसरा हिस्टोरिक एज में। और हिस्टोरिक एज में चार बड़े बड़े इसके पीरियड्स हैं: एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न और पोस्ट। 1947 से लेके अब तक चला है। और जब भी प्री हिस्टोरिक एज पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? तीन पार्ट है उसके। वैदिक सिविलाइजेशन यहाँ से शुरुआत होती है, वही वैदिक में तीन हो गए, पैलियो, मेसो और न्यू। फिर वहाँ से कन्वर्ट होके मेटालिक एज में आ गए, मेटालिक से फिर आ गए हम रिवर वैली सिविलाइजेशन में आ गए। ठीक है, फिर वहाँ से सीधा एक नए सभ्यता के संपर्क में आते हैं। तो आप देखिए सभ्यताएं, अब जैसे आप देखते हैं इंडिया में दो तरह की, एक तो जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, एक बहुत एंशियंट है, जो हमारे यहाँ के आदिवासी हैं। जिस सिविलाइजेशन को जन्म दिया वो कौन है? आज हम उनको ट्राइबल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये आदिवासी का मतलब क्या होता है? ट्राइबल्स। और ये कौन है? प्रोटो ऑस्ट्रेलैंड है, मंगोलैंड और निग्रिटो है। तो इंडियन कल्चर को आप दो भागों में पढ़ेंगे: आर्यों का कल्चर, इस्लाम का कल्चर, और लैंड का कल्चर, वेस्टर्न कल्चर। और उसके पहले के जो कल्चर है वो क्या? ट्राइबल कल्चर का मेन स्ट्रीम था, उससे कट गए थे, कोई गोल नहीं था। हम लोग थोड़ा लेट आए हो बेटा। मैंने कहा कि बेसिकली क्या है कि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब मैं पढ़ाता हूँ, पॉलिटी ये सब पढ़ाता हूँ। और 10 मिनट में आपको पढ़ने का तरीका बता दूँ कि पढ़ा कैसे जाता है। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है? इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है? आप ए और एमए में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, और कंपटीशन में इकोनॉमी पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, और इकोनॉमी है अरे अर्थव्यवस्था। क्या है? आप प्रशासन कहाँ करोगे जाके? सिस्टम में। तो प्रशासन एक सिस्टम है, एडमिशन एक सिस्टम है। ठीक है। और जब सिस्टम की बात करते हैं हम, आज से कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ना आप एडमिशन के लिए, तो सब्जेक्ट मत पढ़ना, सिस्टम पढ़ना। क्या पढ़ना? सिस्टम पढ़ना। जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम दो तरह के, एक तो साइंटिफिक सिस्टम है, साइंस का सिस्टम है जो क्लोज है, उसमें चीज़ें फिक्स हैं। और एक जो आर्ट की सिस्टम है, ये क्या है? ओपन है, चीज़ें डायनमिक है। क्या है? डायनमिक है। यहाँ क्रिएटिविटी मिलेगी आपको, लेकिन यहाँ रेशनलिटी मिलेगी आपको। दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? सोशल साइंस। क्या बन जाता है? तो किसी भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ेंगे, जैसे आपने हिस्ट्री को पढ़ा, अभी बच्चा बैठा है, इससे पूछो हिस्ट्री कहानी नहीं है, हिस्ट्री बिल्कुल साइंस है। साइंस की तरह उसकी स्टडी की गई है पूरी। डिफरेंटली अगर आपको ज्योग्राफी नहीं आती है,
तो हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते आप। अगर आपको सोशोलॉजी नहीं आती है तो हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते आप। अगर आपको हिस्ट्री नहीं आती है तो आप सोशोलॉजी नहीं पढ़ सकते। तो ऑल द सब्जेक्ट इज इंटरलेटेड टू ईच अदर, सारे इंटरलेटेड है। और जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दिमाग है, पूछ लिया मोहम्मद तुगलक की कौन सी ऐसी योजना है जो वर्तमान में प्रासंगिक हो सकती है। अब तुगलक की आपकी स्टडी है और आज की समस्याओं की स्टडी हो, तभी तो आप उसको स्पेंड कर पाएंगे। आप आगे बढ़े नेक्स्ट। सिस्टम की आप स्टडी करते हैं तो सिस्टम के 3 पार्ट्स जिसमें आपको स्टडी करनी चाहिए। जैसे कोई भी सब्जेक्ट मैं ले रहा हूँ, एक जल्दी से समरी कर देता हूँ। सबसे पहले किसी सिस्टम का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या है ऑब्जेक्ट। जैसे इकोनॉमिक सिस्टम, आप किसकी स्टडी कर रहे हैं, इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमिक का एक लिटरल मीनिंग क्या होता है, चाहे एडम स्मिथ की बात करें किसी की बात करेंगे तो कहते हैं ये धन का विज्ञान है या जो भी बोल देते हो। बट इकोनॉमिक का लिटरल मीनिंग होता है प्रॉफिट। क्या होता है, प्रॉफिट। इट मीन्स दैट अगर कोई इकोनॉमिक सिस्टम बनेगा, कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम बनेगा तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आपके दिमाग में क्या आ गया, जो भी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं वो आपकी बात करता है, प्रॉफिट की बात करता है। अब इसके बाद इस सिस्टम को के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए आपके पास कुछ तो प्रिंसिपल होंगे, क्या होंगे, प्रिंसिपल। तो ऑब्जेक्ट को अचीव करने का जो प्रिंसिपल बनाया जाता है, जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं तो इकोनॉमिक्स में 2 पोल्स हैं, एक बाइपोलर है, एक सोशलिज्म है, एक कैपिटलिज्म है। ठीक है, एक वेबर के सिद्धांत पर आधारित है, एक मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अब दोनों क्या हैं, एक कहता है इकोनॉमिक लिबर्टी, वेबर कहता है इकोनॉमिक लिबर्टी। वो कहता है मानो जो पैदा होता है समान पैदा होता है, लेकिन समानता नहीं होती कभी, कारण बता रहा है वो। अरे मानो क्या है, स्वभाव से स्वार्थी है, सेल्फिश है, अपने लिए काम करता है। और जब अपने से बचेगा तभी वो परिवार और समाज की बात करेगा। मैन इज सेल्फिश, और उसकी इंटरेस्ट क्या है, इंडिविजुअलिज्म। कभी आप समानता की बात करते हैं क्या, आप चाहोगे आईएएस टॉप करके मुझे रिकॉग्नाइज करे समाज, सबसे श्रेष्ठ हूँ मैं। तो मानो अपने आप को सुपीरियर साबित करना चाहता है, और जब सुपीरियर साबित करेगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करेगा कि नहीं करेगा। आपको स्वतंत्रता चाहिए नहीं चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, ताकि आप क्या साबित कर सको कि हमारे पास बंगले हैं, गाड़ी है, मर्सिडीज है। और यही चीज़ तो आपको सेटिस्फाई करती है। सबके बराबर आपको मकान दे दिया जाए, सबके बराबर सुविधा दी जाए, चाहोगे क्या आप, अगर आप ज़्यादा मेहनती और ज़्यादा एम्बिशियस हो तो। मैन इज एम्बिशियस, इंडिविजुअलिज्म, दिस इज द नेचुरल नेचर ऑफ द ह्यूमन। यही प्रकृति है मानव की, वो अपने लिए जीता खाता है, इसलिए उसको स्वतंत्रता चाहिए। तो आर्थिक स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या है, पूंजीवाद। आर्थिक स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या है, पूंजीवाद। एक व्यक्ति का लाभ क्या है, पूंजीवाद। जब सभी के लाभ की बात, समाज के लाभ की बात करोगे तो क्या है, समाजवाद। तो समाजवाद समानता की बात करेगा और पूंजीवाद स्वतंत्रता की बात करेगा। लेकिन क्या दोनों अपने आप में कंप्लीट राइट्स और जस्टिस है क्या, नहीं है, दोनों रेडिकल हैं। दोनों को अगर सिंथेसिस कर दिया जाए, तो अगर सिंथेसिस कर दिया जाए तो जो सिस्टम निकल के आएगा वो क्या होगा, मिक्स सिस्टम। क्या होगा, मिक्स। तो हम लोगों ने कौन सा सिस्टम अपनाया, मिक्स्ड, जहाँ पूंजीवाद भी दिखता है और समाजवाद भी दिखेगा। तो ऑब्जेक्ट प्रॉफिट है और उसको 2 प्रिंसिपल काम करते हैं, समाजवाद, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। अभी मैं बहुत जल्दी में बता रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है, पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, जब बैठोगे डिटेल में तो समझ में आ जाएगा सब। इसके बाद इसके आधार पर क्या बनेगा, इन दोनों को मिला के बोलते हैं वैल्यूज, इकोनॉमिक वैल्यूज। जब आप ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो ये वैल्यूज है। सबसे पहले किसी सिस्टम का आप यही पढ़ेंगे। जैसे अगर पॉलिटिकल सिस्टम आप पढ़ते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ते हैं, आपका एमए पोल साइंस है। 2 मिनट बैठना, अभी मैं समझाता हूँ कैसे पढ़ा जाता है इसको, पोल साइंस। इसके बाद आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे,
स्ट्रक्चर। अब देखिए इकोनॉमी दो काम करती है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। जो प्रोडक्शन करने वाली संस्थाएं हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो दो तरह के हैं। या तो वो गुड्स का दिखने वाला चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो ना दिखने वाला चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो दिखने वाली चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका भी प्रोडक्शन दो तरह से होता है। एक तो नेचुरल प्रोडक्शन होता है, जिसमें आपने कुछ दिमाग यूज नहीं किया, जो चीज़ था निकाल लिया आपने, जैसे माइनिंग है, हंटिंग है, एग्रीकल्चर है। दिस इज प्राइमरी सेक्टर। दूसरी स्थिति क्या है, जहाँ पर हमने टेक्नोलॉजी, नॉलेज यूज करके, कैपिटल यूज करके प्रोडक्शन किया, ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्री। और जहाँ सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जा रहा है, सर्विसेज दो तरह की हो गई। एक तो इकोनॉमी का सेंट्रल पार्ट कौन है, मानव है, ह्यूमन है, उसका डेवलपमेंट। और दूसरा जो उत्पादन किया जा रहा है उसको सपोर्ट करने वाले। तो जो टर्शियरी पार्ट है, सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो टर्शियरी पार्ट है, और उसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? और जब ह्यूमन डेवलपमेंट की बात आएगी तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। और जब फिजिकल डेवलपमेंट की बात आएगी, उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए? पैसा, कैपिटल। क्या चाहिए? एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, नॉलेज, टेक्नोलॉजी। इससे संबंधित जो चीज़ें आएंगी वो क्या होंगी? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी तरह हम इकोनॉमिक फंक्शन की बात करेंगे। फंक्शन क्या होगा? प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। जो प्रोडक्शन के मेथड हैं, जैसे प्रोडक्शन का जो मेथड होता है, तरीका होता है, उत्पादन आप दो ही तरह से कर सकते हैं। या तो आप नेचुरल कर सकते हैं, या तो आप टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। तो जो अर्थव्यवस्थाएं टेक्नोलॉ नेचुरल प्रोडक्शन करती हैं, वहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा, क्या वो प्रोफेशनल होगा? क्या क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों कम होगी? तो वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट कम होगा, नहीं होगा? प्रोडक्शन कम होगा तो कंज्यूम कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा। वो क्या होंगे? एक तरह से लाइव स्टॉक, मतलब सॉरी, जीने खाने वाली अर्थव्यवस्थाएं होंगी। और प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट करेगा, नहीं करेगा? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट कर रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत कम है, और कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ही कम है, वो क्या है? नॉन डेवलप इकोनॉमी, अविकसित अर्थव्यवस्थाएं। अब इसको रिवर्स कर दो, टेक्नोलॉजी कैपिटल से आपने प्रोडक्शन किया, प्रोफेशनल प्रोडक्शन किया, तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ज़्यादा होगी। कंज्यूम ज़्यादा होगा, सेविंग्स ज़्यादा होगा, कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। ये इकोनॉमी कौन सी है? डेवलप्ड इकोनॉमी। अब भारत जैसे इकोनॉमी को हम कहाँ रखें? तो हम लोग एक मार्च कर रहे हैं, किधर से? नॉन डेवलप से डेवलप की तरफ। बट यहाँ पर क्या क्लास बन गया? कुछ लोग ऐसे हैं इंडिया में, जिन्होंने टोटल प्रोफेशनलिज्म, टेक्नोलॉजी और कैपिटल को अपनाया। वो डेवलप की तरह व्यवहार कर रहे हैं, दे आर डेवलप्ड। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी नेचुरल तरीके से उत्पादन कर रहे हैं, वो क्या हो गए? पुअर। वो क्या हो गए? रिच। और एक क्लास भारत में ऐसा है जो दोनों को सिंथेसिस कर रहा है, इसको हम मिडिल क्लास कहते हैं। वो नेचुरल तरीके भी अपनाता है, उसकी सोच नेचुरल है, बट मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाता है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप मोटरसाइकिल लेके आए, ये मॉडर्न इक्विपमेंट से, और गणेश भगवान की पूजा करने चले जाएं, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। ये मिडिल क्लास है। ये कौन है? तो जो अर्थव्यवस्थाएं ये ट्रांजिशनल फेज में है, और जहाँ पर डेवलप और नॉन डेवलप दोनों का क्लियर डिवीजन दिखता है, और दोनों को सिंथेसिस करते हुए भी कुछ क्लास दिखते हैं, दे आर डेवलपिंग कंट्री। समस्या तो नहीं? कहीं कुछ रटना है क्या आपको? रटने का एक लाइन कहीं नहीं है। पूरे सिविल सर्विस की स्टडी में एक लाइन कहीं नहीं रटना है। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का होता है, या तो सोशलिज्म सिस्टम, या तो कैपिटलिस्ट सिस्टम। कैपिटलिस्टिक सिस्टम क्या बोलेगा? फ्रीडम, प्रोडक्शन करने की फ्रीडम, डिस्ट्रीब्यूशन करने की फ्रीडम, और प्रॉफिट गेन करने की फ्रीडम। ये क्या है? मार्केट। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमी दो तरह की होती है, मार्केट इकोनॉमी और कंट्रोल्ड इकोनॉमी। जहाँ पर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइस तीनों को कंट्रोल कर लिया जाता है। किसके द्वारा? समाज के द्वारा। समाज के बिहार पर राज्य के द्वारा। क्या है? कंट्रोल्ड इकोनॉमी। तो आपने देखा कि इकोनॉमी के जो सिस्टम हमने पढ़ा, उसमें ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल यानी वैल्यूज, स्ट्रक्चर और फंक्शन।
अब जब पॉलिटिकल सिस्टम आप पढ़ते हैं तो उसमें भी यही बात आती है सामने। हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटिकल सिस्टम, ना कि पॉलिटिकल साइंस। क्या पढ़ रहे हैं? जब आप पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ते हैं, मैं जल्दी से बता रहा हूँ कि भाई कैसे पढ़ा जाता है चीज़ों को। क्योंकि बेटा मैं बताऊँ, आप में पोटेंशियल है, आपको खाली गाइड की जरूरत है। आप सब कुछ कर सकते हो, और कोच का ही तो काम है कि आपको बताए भी कैसे पढ़ेंगे आप। मैं आपको एबीसी नहीं सिखाऊंगा यहाँ पर, कि आप सभी ग्रेजुएट होके आए हैं। जब पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्य व्यवस्था। क्या बोलते हैं? राज्य व्यवस्था। इसमें दो शब्द हम यूज करते हैं, एक नेशन और एक स्टेट यूज करते हैं। नेशन और, अब स्टेट ये यूपी और बिहार, ये मत सोचना, बस बता रहा हूँ मैं। कैपिटल एस और स्मॉल एस, दोनों में अंतर है। ये किसी फेडरल सिस्टम में किसी यूनिट की बात हो रही है, लेकिन ये किसी सॉवरेन कंट्री की बात हो रही है। ये अंतर होता है। तो हम दो चीज़ों की स्टडी करते हैं, नेशन और स्टेट। एक्चुअली देखिए इस चीज़ को, एक व्यक्ति, उसके डायरेक्ट ब्लड रिलेशन फैमिली, इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन क्लान गोत्र, एक जैसे रिचुअल्स सिस्टम कास्ट, एक जैसे रिलीजन कम्युनिटी, और अगर सारी कम्युनिटीज को, सॉरी, एक जैसे उनके फंक्शन, तो बन गया क्लास। तो जब आप समाज में जाते हैं तो आप समाज में जाति पाएंगे, कास्ट पाएंगे, कम्युनिटी पाएंगे और क्लास पाएंगे। ये तो पाएंगे। अगर इन सभी का इमोशनल इंटीग्रेशन कर दिया जाए एक यूनिट में, तो क्या बन जाएगा? समझ रहे हैं? भारतीयता क्या है? नेशन। भारतीयता क्या है और भारत क्या है? तो नेशन इज इमोशनल यूनिट, ये क्या है? और इसमें क्या क्या शामिल होंगे? कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, रेसेस, यानी जो हमें सिविलाइजेशन के आधार पे अलग करते हैं अलग अलग समय पर। भारत में क्रिश्चियनिटी भी है, मुस्लिम भी है, सारे हैं कि नहीं है? और इनका इमोशनल इंटीग्रेशन क्या है? नेशन है। एक राष्ट्र कमजोर कब होता है? जब इमोशनल इंटीग्रेशन टूटता है, कास्ट के आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर, क्लास के आधार पर, तो नेशन क्या हो जाएगा? क्या हिंदू मुसलमान करना नेशन को मजबूत करना है क्या? नेशन को कमजोर कर रहा है। ये कोई राष्ट्रवाद नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि डाइवर्सिटी इंडिया की कल्चर का इनहेरेंट पार्ट है। ठीक है? अब स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट क्या है? फिजिकल यूनिट है। क्या है? और इस फिजिकल यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन। लोग होंगे, दिखेंगे आपको, एरिया होगा, और सॉवरेंटी बाद में यूज करूंगा, गवर्नमेंट होगी। क्या होगी? सरकार। चाहे तीनों चीजें दिखती हो, क्या है? स्टेट है। तो हम लोग किसकी स्टडी कर रहे हैं? पॉलिटिकल सिस्टम की। यानी हम नेशन और स्टेट की स्टडी कर रहे हैं। किसमें? कि जो हमारा नेशन और स्टेट बना है, इसके ऑब्जेक्ट क्या है और प्रिंसिपल क्या है, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? वैल्यू। वैल्यूज। ऑब्जेक्ट प्रियम्बल में दिखता है, नहीं दिखता है? क्या दिखता है? वी द पीपुल। और वी द पीपुल को क्या मिला हुआ है? जस्टिस। इट मीन्स दैट जस्टिस इज वेरी क्लोज टू ह्यूमैनिटी एंड डेमोक्रेसी। जो न्याय का सिद्धांत है वो बहुत ज्यादा क्लोज है किसके? मानवता और लोकतंत्र से। और हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो डेमोक्रेसी है। क्या है? क्योंकि डेमोक्रेसी जस्टिस और ह्यूमैनिटी की बात करता है। अब इस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? कुछ आइडियल प्रिंसिपल लिए,
और ये आइडियल प्रिंसिपल क्या है? ये आइडियल प्रिंसिपल आपको प्रेम्बल में दिखेगा। सॉवरेन, सोशलिस्टिक, रिपब्लिक, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये सारे वर्ड देखेंगे आपको। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद। क्या है? तो जब आप हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी करेंगे तो नेशन और स्टेट की स्टडी करेंगे, और नेशन स्टेट की स्टडी करने के लिए हम फिर ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे कि हमारा नेशन और स्टेट क्यों है। तो हम लोग पाएंगे क्या? जस्टिस के लिए है। किसके लिए है? और इसके लिए हमने कुछ सिद्धांत अपनाए हैं, और ये सिद्धांत कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, संविधानवाद है। और जो हमारा प्रेम्बल है वो हमारे ऑब्जेक्ट को भी बताता है। और तो अगर हमें अपने पॉलिटिकल सिस्टम को समझना होगा तो प्रेम्बल को समझना ही होगा। प्रेम्बल का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया? प्रेम्बल रटना है क्या आपको? क्लियर? अब इस प्रेम्बल को, जो हमारा आइडियल वैल्यूज है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? और ये फंक्शन करेगा। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दुनिया में दो तरह के स्ट्रक्चर हैं, यूनिटरी सिस्टम इंग्लैंड का और फेडरल सिस्टम वैसे का। दो ही तो हैं। हम लोगों ने क्या किया, अपनी आवश्यकता के अनुसार, नीड के अनुसार सिस्टम को लिया। हमने स्पिरिट, आत्मा तो क्या रखी? यूनिटरी। और स्ट्रक्चर कैसा रखा? फेडरल। क्योंकि इंग्लैंड और अमेरिका दोनों की तरह हमारे सिस्टम बने। और इस नए सिस्टम का नाम क्या दिया? यूनियन। क्या नाम दिया? और आर्टिकल 1 से लेके 4 तक स्टेट की बात होती है, और 245 से 306 तक, 7 तक की रिलेशन की बात होती है। ठीक है? अब अगला है फंक्शन इनका। तो फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन, सरकार का स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा हमें। हमारे देश में, दुनिया में दो तरह की स्ट्रक्चर फंक्शन है, मतलब सरकारें बनती हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ की है? इंग्लैंड की। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ का है? यूएसए का। हम लोगों ने क्या किया है, एक जैसे जब हमने यूनियन बनाया तो यूनियन में क्या है, लोग इंक्लाइंड हैं किधर? यूनिटी सिस्टम की तरफ। किधर है? अगर फेडरल और यूनिटरी में जो हमने बनाया स्ट्रक्चर, उसमें एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए तो हम किधर झुक जाएंगे? यूनिटी की तरफ। वैसे ही जब हम लोगों ने सरकार बनाई तो हम लोगों ने क्या किया, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री दोनों सिस्टम को लिया। लेकिन अगर उसमें दोनों में कोई समस्या आती है तो हम किधर इंक्लाइन करेंगे? पार्लियामेंट की तरफ, पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ। क्लियर? तो जो हमारा सिस्टम बना, हम पूरे के पूरे संविधान की स्टडी कहाँ से करते हैं? देखिए, प्रियम्बल, आप इसकी स्टडी करेंगे, और फिर आप यूनियन की स्टडी करेंगे। तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 हो गया, 1 to 4 एंड 245 to 307। फिर आप देखिए हमारे देश के नागरिक कौन होंगे। तो ये सब सिस्टम किसके लिए बना है? आर्टिकल 5 से लेकर 1 तक। और इनको जस्टिस कैसे दिया जाएगा? तो जस्टिस देखिए, हमारे देश में जस्टिस का एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट लिया है। जस्टिस क्या होता है? प्रिवेलिंग द सुपरमेसी ऑफ राइट्स इज जस्टिस। और राइट्स में क्या होते हैं? लिबर्टी और इक्वलिटी। और हमारे देश में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस की बात तो उसमें की गई है, और राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने की बात की गई है। राइट्स, प्राकृतिक रूप से आप पैदा हुए तो आपके पास कुछ राइट्स थे, ठीक है, उसमें लिबर्टी और इक्वलिटी शामिल था। उसी को जब स्टेट प्रोटेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट। और जब इसको स्टेट प्रमोट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? डीपी, एसपी। तो आर्टिकल 12 से लेकर और 51 तक क्या है? आपके राइट्स का प्रोटेक्शन। और अब कभी कभी हम कहते हैं अच्छा, फंडामेंटल राइट बड़ा है या डीपीएसपी बड़ा है? तो ये क्वेश्चन पुलिस क्वेश्चन है कि नहीं है? बिकॉज बोथ इज कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों को आप मिला करके पढ़ेंगे तो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस का आएगा। क्लियर?
बात समझ आ गई नहीं आई? तो ये क्वेश्चन ही तो रेडिकुलस है कि भाई कौन सा बड़ा है। अब इसके बाद फिर हम बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करेंगे। और जब पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करेंगे तो आर्टिकल 52 से लेकर, ठीक है, आर्टिकल 151, ये यूनियन गवर्नमेंट आ गई। और 152 से लेकर, ठीक है, 237 तक स्टेट गवर्नमेंट आ गई। हमारे देश में कुछ विशेष क्षेत्र भी हैं जिसको हम स्टेट नहीं बना सकते, उनकी स्टडी आ जाती है 238 से लेकर के 242 तक। यूनियन टेरेटरी वो क्यों बना वो बताऊंगा मैं। फिर 243 से लेकर, ठीक है, 243 में कुछ ट्राइबल एरिया हमारे देश में है, पंचायती राज है, जैसे विशेष प्रशासन है। और इसके अलावा फिर आपका अर्बन एडमिशन है, तो इसकी हम स्पेशल स्टडी करते हैं, प्लस ट्राइबल एरिया 244 की स्टडी करते हैं। तो तीन क्षेत्र हमारे यहाँ विशेष हैं, एक तो रूरल और अर्बन एरिया, यूनियन टेरेटरी, और इसके अलावा आपका ट्राइबल एरिया, इसकी हम स्पेशल स्टडी करते हैं संविधान में। तो आर्टिकल 238 से लेकर के 244 तक आ जाता है ये। इसके बाद फिर 245 से क्या आ गया, फिर आ गया, फिर हम लोग प्रशासन की स्टडी करते हैं, एडमिशन की, 308 से लेकर के 323 तक आ जाता है ये। फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम में इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी स्टडी करते हैं 324 से लेकर के 329 तक। यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, भारत को एक स्टेट बनाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, स्टेट बनाने का काम। अब भारत में नेशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, सोशल इंजस्टिस है कि नहीं है, लैंग्वेजिज्म है, विशेष परिस्थितियां हैं। तो आर्टिकल 330 से लेकर 330 से लेकर और 371 तक हम लोग नेशन की बात करते हैं, जहाँ हम लोग सोशल जस्टिस को टैकल करते हैं, जहाँ हम लोग लैंग्वेज को टैकल करते हैं, जहाँ हम लोग विशेष परिस्थितियों को टैकल करते हैं, आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक, ठीक है, जहाँ पर हम ट्राइबल एरिया को टैकल करते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपका नेशन और स्टेट की स्टडी है। पॉलिटिकल सिस्टम में और क्या पढ़ना है आपको, ये तो पढ़ना है। दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन निकल जाए, एक बार आकर आपके कॉन्सेप्ट बन गए तो आप कभी नहीं। एक जस्ट हमने ग्लिम्स दिया है आपको, झलक बताइए। पॉलिटी पढ़ी आपने, डिफरेंट कुछ दिखा नहीं दिखा, दिखा। और यही चीज़ अगर मैं आपको एक हफ्ते पढ़ा दूं तो पूरा संविधान आपके दिमाग कभी निकलेगा नहीं। और जितने भी क्वेश्चन लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत खुद कंफ्यूज है, इज हाईली कंफ्यूज पर्सन। क्या लिखता है, कभी कभी फाइनेंशियल बिल को मनी बिल के साथ कहता है, फाइनेंशियल बिल बड़ा होता है मनी बिल से, ठीक है, कभी कहता है मनी बिल छोटा है इससे, खुद ही कंफ्यूजन। फैक्ट्स इकट्ठा करते रहो। स्टडी करने का तरीका क्या होता है, देखिए, पेंट इसमें, प्लास्टर इसमें तब लगाओगे जब ये बिल्डिंग बनी होगी। बिना बिल्डिंग के आप इसमें प्लास्टर और पेंट लगा सकते हो क्या? फैक्ट तब काम करता है जब आपके पास शिफ्ट होगा। रिपीटेटिव टास्क कर रहे हैं, एक किताब पढ़ी, दो किताब, अरे उस किताब को पढ़ लेना जा करके, उसको पढ़ लेना जाके। यू आर ग्रेट एग्जामिनर, आप सबसे बड़े एग्जामिनर हैं। आपको खुद पता होना चाहिए आपको क्या स्टडी करनी है, किसी के कहने पे आप स्टडी करोगे क्या? पॉलिटिकल साइंस की हमने तो, पॉलिटी की हमने 4 किताबें पढ़ ली, अब लक्ष्मीकांत रह गया, चलो उसको भी लेके आते पढ़ते हैं। आप क्या कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, रिपीटेटिव टास्क कर रहे हैं आप। समय भी आपका बर्बाद हो रहा है, संसाधन भी आपके बर्बाद हो रहे हैं, और आप पर प्रेशर माउंट हो रहा है। आप एक बढ़िया कोच करिए और वही मैटर पढ़िए आप जो पंथ निरपेक्षता पर। भारत धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है? अब्सटेन फ्रॉम रिलीजन और सेकुलर क्या है इंडिया?
सेकुलर। तो धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? आए तो क्यों नहीं कहते कि भारत धर्मनिरपेक्ष है? क्यों कहते हैं पंथ निरपेक्ष है? देखिए, अब इसके लिए आपको कल्चर में जाना पड़ेगा, ठीक है, समझने के लिए। देखिए, मैं जस्ट एक पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ बेटा, कि आप कम समय बैठे हो काफी क्लास में, इसलिए मैं, क्योंकि आधे घंटे 10 मिनट में किसी टीचर का नॉलेज आप नहीं देख सकते या तरीका नहीं से समझ सकते, समझ रहे हैं? देखिए, रिलीजन संस्कृत का रे धातु है, जिससे बना हुआ है रिलीजन, धारण करना। और मानो क्या वियर करेगा, मा ह्यूमैनिटी। तो रिलीजन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होती है? ह्यूमैनिटी। ये इसका फंडामेंटल थिंग है, ध्यान दीजिए। अब इस ह्यूमैनिटी को पाने के लिए आप क्या करोगे? इस ह्यूमैनिटी के पाने के लिए क्या क्या करोगे आप? कुछ कर्म करोगे, क्या करोगे? फंक्शन करोगे। और इस फंक्शन को बोलते हैं रिचुअल्स। क्या बोलते हैं? जैसे हिंदू के रिचुअल्स अलग हैं, मुस्लिम के रिचुअल्स अलग हैं, और क्रिश्चियन के रिचुअल्स अलग हैं। तीनों रिचुअल्स अलग हैं कि नहीं है? अलग है ना? वो नमाज पढ़ते हैं, हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं। एवरी रिचुअल्स इज डिफरेंट इन एवरी रिलीजन, बट किसी धर्म का ऑब्जेक्ट अलग है क्या? तीनों धर्मों का जो मेन धर्म है, चाहे सिख भी ले लो आप, जो ऑब्जेक्ट है क्या वो डिफरेंट है क्या? बिकॉज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एवरी रिलीजन इज ह्यूमैनिटी। क्या इस्लाम धर्म मानवता के खिलाफ की बात करता है क्या? गलत आप अगर करोगे, उसका एक्सप्लेन करोगे, गलत इंटरप्रिटेशन करोगे, तभी तो उसमें गलतियां आएंगी। अब ध्यान दीजिए आप, जो हमारा रिलीजन है एक ब्रॉडर टर्म है, किसके? रिचुअल से। और रिचुअल्स को मिला करके क्या बनता है? सेक्ट। क्या बनता है? संप्रदाय। क्या बनता है? अब हिंदू धर्म में भी देखिए बहुत सारे अलग अलग देवी देवता है, इनके रिचुअल्स। क्या सारे देवताओं की पूजा की पद्धति एक है क्या? अलग अलग है। तो क्या बन जाता है? सेक्ट। क्या बन जाता है? सेक्ट। भारत सरकार ये कहती है, हमारा संविधान का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ये। अभी मंत्रिप्रस्ताव हटाने की बात चल रही थी ना, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी हमारे जो पॉलिटिकल वैल्यूज हैं उसका पार्ट है ये, सेकुलरिज्म। कैसे? भारत कहता है कि देखिए, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, सामान्य परिस्थितियों में स्टेट किसी भी सेक्ट में इंटरफेयर नहीं करेगा। क्या कहता है? आवर सिस्टम शुड बी गवर्न बाय कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट बाय रिचुअल्स। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस स्टेट शुड नॉट बी, गवर्नमेंट शुड नॉट बी इंटरफेयर इन एनी सेक्ट। आप मंदिर में पूजा करने जाते हो, क्या सरकार वहां जाकर रोकती है क्या आपको? नहीं। बट अगर विशेष परिस्थितियां हो, क्या, इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस गवर्नमेंट हैव राइट, स्टेट हैव राइट टू इंटरफेयर नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर विशेष परिस्थितियां हो जाएं तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंटरफेयर सरकार करेगी। नेगेटिव इंटरफेयर क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, बता दूं मैं। नेगेटिव इंटरफेयर होता है कि जैसे एक जल्ली कुट्टू, जैसे संथारा है जैन धर्म में, संथारा अगर आत्महत्या है तो क्या किया जाएगा? बैन किया जाएगा उसको, क्योंकि आत्महत्या क्या है? अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। तो हम किसी ऐसे रिचुअल्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में हो। तब हम नेगेटिव इंटर, जल्ली कुट्टू का नाम सुना आपने तमिलनाडु में? इट इज अगेंस्ट। मैं एक चीज ध्यान देना, मैं कोर्ट नहीं हूँ, बेटर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में है, राजस्थान हाई कोर्ट ने कह दिया है कि दिस इज लाइक इज सुसाइड। एक मिनट, बहुत सारे कुछ ऐसे होते हैं जो विवादित होते हैं, मैं अपना विचार बता दूं आपको। वो लोग जैन क्या कहते हैं, थोड़ा सा उनके, वो कहते हैं कि हमारे शरीर यहाँ से भौतिक पदार्थों से बनी हुई है, और अगर हमें कैवल्य की प्राप्ति करनी है, कैवल्य क्या होता है? जैसे मोक्ष है हिंदू धर्म में, निर्वाण है बौद्ध धर्म में, वैसे वहाँ कैवल्य का मतलब परम ज्ञान। क्या होता है? सर्वोच्च ज्ञान। हर धर्म में ज्ञान ही तो सर्वोच्च है। तो कैवल्य की प्राप्ति करनी है तो जो इस संसार का ऋण है उसको चुकाना होगा। और इस संसार का ऋण कैसे चुकाओगे आप? इस संसार के ऋण को कैसे चुकाओगे? संधारा करके।
तो यही बात चंद्रगुप्त मौर्य ने भी तो संलेखना किया था, वही तो संतारा था। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, हमारा जो संविधान है वो नेचुरल और साइंटिफिक दोनों लॉज को कंसिस्ट करता है। जो चीजें प्राकृतिक हैं और वैज्ञानिक हैं उन चीजों को हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर संथारा ये साबित नहीं कर पाता कि वो नेचुरल और साइंटिफिक है तो हमारा संविधान इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और संविधान की अंतिम व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो इस मैटर पर अभी हमें कुछ नहीं बोलना, लेकिन वास्तव में संथारा एक आत्महत्या है। जल्दी कुट्टू पर रोक लगा दी। एक मिनट यार, अब बहुत डीप डीप में पूछोगे अभी तो उसमें उधर घुस जाएंगे हम, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यह है कि स्टेट हैव राइट टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरफेयर इन एनी सेक्ट, but India is secular, not abstain from law. Religion, because religion is a broader term and include its fundamental object, unity also. And democracy and justice is very close क्या synonyms to humanity. गांधी क्या कहते हैं? राजनीति कभी भी धर्म से अलग नहीं हो सकती। अगर धर्म से राजनीति अलग हो गई तो वैल्यूज खत्म हो जाएंगे, ह्यूमन वैल्यूज, और ह्यूमन वैल्यूज खत्म हो जाएंगे तो आगे बढ़े। अब आप क्या पूछ रहे थे? बट क्या बोल रहे थे आप? संतारा में क्या बोल रहे थे? वो क्या होता है कि 70-80 साल कुछ ऐसे एज है, उस एज में क्या करते हैं वो अन्न जल त्याग करके अपने शरीर को त्याग देते हैं। भूख हड़ताल क्या है? ये चाहे 80 साल हो चाहे 50 साल हो, क्या अन्न जल त्याग करके क्या आत्महत्या? देखो, स्टेट क्या करता है, स्टेट आपके राइट्स को प्रोटेक्ट भी करता है, प्रमोट भी करता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? कहता है कि विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नोबडी शुड बी स्नैच फ्रॉम देयर बॉडी एंड लाइफ। किसी भी व्यक्ति के शरीर और प्राण को बिना विधि की उचित प्रक्रिया से अलग नहीं किया सकता। तो क्या मर्डर अलाउड है क्या? क्या आत्महत्या अलाउड है क्या? ये 21 एब्सोल्यूट आर्टिकल है। अब फिर आस्था की बात आ गई सामने। वो उसको यूथेनेसिया कहते हैं। यूथेनेसिया का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? यूथेनेसिया का अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के, सॉरी, स्टेट ऑफ केरला के मामले में, यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में एक फैसला आया। उस फैसले में कहा गया कि एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और एक्टिव यूथेनेसिया को अलाउड ना किया जाए, पैसिव यूथेनेसिया को अलाउड किया जाए। पैसिव यूथेनेसिया की 3 शर्तें हैं। पैसिव यूथेनेसिया ये कहता है कि जिस व्यक्ति को मरना हो उसकी इच्छा, वो खुद मरना चाहता हो, किसी के बिहाफ पर हम नहीं बोल सकते हैं। नहीं समझे आप? भाई फला आदमी मरना चाहता है, हमने बोल दिया आप मार दो उसको। दूसरी बात है कि उस व्यक्ति को जहर दे करके, इंजेक्शन लगा करके इस तरह ना मारा जाए, उसको नेचुरल डेथ दिया जाए। कैसे दिया जाए? नेचुरल डेथ दिया जाए, पैनिक डेथ ना हो। समझ रहे हैं? और तीसरी बात, उस आदमी को डेथ तभी दिया जाए जब मेडिकली ये चीज प्रूव हो जाए कि उसका जीना ज्यादा पैनिक है, ज्यादा पेनफुल है उसके मरने से। इट शुड बी मेडिकली प्रूव्ड बाय मेडिकल बोर्ड, assisted by the medical experts. There are 3 conditions. If satisfied, then passive euthanasia should be allowed. और जो इन तीनों चीजों को नहीं मानता वो क्या है? एक्टिव यूथनेसिया। गला दबा के मार देना। किसी को गला दबा के मार दिया आपने, डॉक्टर ने बोला इसको कैंसर है, 10 दिन में मर जाएगा, आपने क्या किया? गला दबा दिया जाकर, मर गया वो। तो यूथनेसिया का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, ठीक है। कोई भूख हड़ताल करता है तो पुलिस उठा ले जाती है, नहीं उठा जाती है? जबरदस्ती जूस पिलाती है, नहीं पिलाती है? अरे आत्महत्या क्यों कर रहे हो भाई? मैंने एक पहली बात बोला, इफ संथारा इज लाइक ए सुसाइड देन इट शुड बी बैंड। और अगर इसमें कुछ भी नेचुरल और साइंटिफिक है तो इसको आस्था के रूप में इसको एक्सेप्ट किया जाए। ये बात तो हमारा संविधान कह रहा है कि कोई भी रिचुअल्स, आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक, कोई भी कल्चर, कोई भी रिचुअल्स तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब वो नेचुरल और साइंटिफिक होगा। कल को आप बोलोगे हमारे धर्म में तो मानव बलि की व्यवस्था है, तो क्या उसको एक्सेप्ट किया जाएगा क्या? बिल्कुल।
गवर्नमेंट ऑफ राइट सामान्य परिस्थिति में इंटरफेयर नहीं करेगा, विशेष परिस्थितियों में क्या करेगा वो, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर लगता है कि किसी सेक्ट को प्रमोट करने से ह्यूमैनिटी प्रमोट होती है तो अमरनाथ की यात्रा भी करवाएगा और हज यात्रा भी करवाएगा। लगता है किसी सेक्ट को प्रमोट होने से ह्यूमैनिटी खतरे में है तो क्या करेगा, बैन कर देगा उसको। तो इंडिया इज सेकुलर, समझ में आ गई बात। रटना पड़ेगा क्या, बेटा आपने पढ़ा होगा पहले, इतना सिस्टमेटिक समझ में आया था क्या, डेफिनेटली नहीं आया होगा, मैं बता दूं आपको। चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ो चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ो, क्योंकि प्रोफेसर्स पढ़ाना नहीं चाहते, जानते भी हो तो पढ़ाना नहीं चाहते। ठीक है? तो ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं। आप अगर आपको भारत की पंथ निरपेक्षता खतरे में है, खतरे में कब आएगी, जब आप क्या करोगे, संविधान में दो चीज है, एक तो प्रिंसिपल है और एक प्रैक्टिस है। अगर संविधान में किसी सेक्ट हायरार्की आपने लगा दी तो ये सेक्ट इंफीरियर है, ये सेक्ट सुपीरियर है, तो पंथ निरपेक्षता खतरे में आएगी नहीं आएगी। और वही चीज आप संविधान में तो आपने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन व्यवहार में ले आए तो अभी खतरे में आई नहीं आई। तो आपका जवाब क्या होगा, एक लाइन में जवाब आ गया कि संविधान में तो कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया गया है जिससे पंथ निरपेक्षता को कोई खतरा हो। क्या आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक के कोई प्रोविजन अमेंड किए गए क्या, नहीं किए गए ना, तो पंथ निरपेक्षता खतरे में नहीं है। लेकिन व्यवहार में क्या देखा जा रहा है, व्यवहार में जो कट्टरपंथ आ रहा है, फेनेटिज्म आ रहा है, ये क्या कर रहा है, जैसे मॉब लिंचिंग है, कम्युनल राइट्स है, ये क्या कर रहा है, भाई इनका पहनना, इनका खाना, इनके धर्म इंफीरियर है, ये समाज में आ रहा है नहीं आ रहा है धीरे धीरे। अगर हिंदू करे, मुस्लिम करे, सिख कोई भी करे, तो पंथ निरपेक्षता खतरे में आएगा नहीं आएगा। आपका जवाब क्लियर है कि सर सिद्धांत में तो पंथ निरपेक्षता कोई खतरे में, लेकिन व्यवहार में जो कुछ घटनाएं घट रही हैं जो रिमार्केबल हैं, जिसको हम रिमार्क कर सकते हैं, इससे पंथ निरपेक्षता खतरे में है। लिखने का तरीका समझ आ गया। एज ए एडमिशन ऑफिसर, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपका कंटेंट बन गया नहीं बन गया, यही चीज इंपॉर्टेंट है। पढ़ने का तरीका बेटा यही होता है, आपको ज़्यादा नहीं 30-40 पेज में एक नोट्स बनेगा, तो मैं पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स, ठीक है, चाहे सोशल, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, आईआर हो, 50-50 पेज में नोट्स बनेगा जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट होगा वो। और उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए कोई भी आप फैक्ट पढ़ें, ठीक है, और फैक्ट की जरूरत होती है अपने कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए। कंटेंट आप खुद सोच पाएंगे कि ऐसा ही है, बेटा स्टडी तो ऐसी ही होती है सिविल सर्विस की, और कोई तरीका, अगर मेरी क्लास करना हो तो सुबह जल्दी आना पड़ेगा, 10:15 तक आना पड़ेगा, 2-4 दिन बैठो सोचो समझो, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊँ, पढ़ाना मेरी हॉबी है, दिस इज माई स्पिरिट नॉट माई प्रोफेशन। मैं एसडीएम की नौकरी राजस्थान में छोड़ के इसलिए बच्चों को पढ़ाता था वहाँ पर। आज यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रोफेसर हूँ, बट फिर भी पढ़ाना मेरा शौक है। मैं बताऊँ आपको, यूनिवर्सिटी और यहाँ एक अंतर है, यूनिवर्सिटी में स्काई को लिमिट कर दिया जाता है, एक ही सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन होता है, और यहाँ पर मेरी आदत क्या है, मुझे डिफरेंट सब्जेक्ट के नॉलेज है जिसको पढ़ाता हूँ। बुक्स वगैरह मैं सारा बता दूंगा, एक्चुअली क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। एक उत्तर प्रदेश में आईपीएस अधिकारी हैं चंद्रकांत, वाराणसी में थे वो, और कोई रेप की घटना घट गई थी जहाँ से वो सस्पेंड हो गए थे, प्रधानमंत्री ने खुद ही सस्पेंड कर दिया, डिस्पाइट कि वो आदमी बहुत अच्छा नाइस आदमी है, आईआईटी रुड़की से पास आउट है हूँ, स्टूडेंट रहे हूँ, वो डीसीपी लगे हुए थे उस एरिया के। चंद्रकांत के पास 4 कॉपियाँ बनी थी, बस मेरी क्लास की 4 कॉपियाँ थी, जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर, जीएस थर्ड पेपर, जीएस फोर्थ पेपर, और एक कॉपी पब्लिक एडमिशन उसका सब्जेक्ट था उसकी बनी थी। और 1 साल मेरे पास उसने स्टडी किया था पूरी प्लेट, क्लास कभी उसने छोड़ा नहीं था, और
पहले अटेम्प्ट में जाकर के वो आदमी आईपीएस बन गया। उसने तो मार्केट से कुछ फिल्म्स के टेस्ट सीरीज वगैरह लिए थे, बाकी मेंस के लिए कोई बुक्स नहीं लिया उसने। खाली टेस्ट पेपर उसने ज्वाइन किया। हमने बोला था, मैंने कहा टेस्ट पेपर तो हर जगह दो, लेकिन सबसे बड़े एग्जामिनर आप खुद हो। जब आंसर आप लिखते हो तो उस आंसर में कितने लॉजिक्स हैं, ठीक है, क्या उसका निष्कर्ष निकल रहा है, वो चीज़ आप खुद डिसाइड करोगे। आप कोई भी आंसर लिखो और खुद पढ़ो, अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो सही है। एग्जामिनर कौन होता है? एग्जामिनर तो एक सिनेमा हॉल का दर्शक है। उसके सामने जब सिनेमा रिलीज होती है, पिक्चर रिलीज होता है, तभी तो बताता है डायलॉग अच्छा है। क्या आप सिनेमा के एक्सपर्ट हैं क्या? एक्सपर्ट तो बनाने वाला है, लेकिन एग्जामिनर कौन है? आप हैं। वैसे ही सिविल सर्विस में एग्जामिनर कौन है? आप हैं। उस क्वेश्चन का आंसर किसी एग्जामिनर को नहीं पता है जो यूपीएससी ने पूछा है, लेकिन जब पढ़ा जाता है तब देखा जाता है कि इसमें लॉजिक्स कितने हैं, इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, इसमें क्या क्रिएटिविटी है, कुछ नई बात डाली गई क्या, तब आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, और ये आपका काम है। एग्जामिनेशन हॉल में देखो क्या होता है, नॉलेज और उसका इम्प्लीमेंटेशन। नॉलेज नहीं है तो कितना भी बढ़िया आप इम्प्लीमेंट कर लो, खाना आपका बहुत बेकार बना है तो सर्व करने का तरीका चाहे कितना भी बढ़िया हो, क्या उसमें टेस्ट आएगा क्या? और खाना आपका बहुत अच्छा बना हो, उसको सर्व नहीं कर पा रहे हैं सही से, तो भी कोई इसका मतलब है क्या? तो कॉन्सेप्ट और कंटेंट आपके खाना है, बहुत बढ़िया खाना है, और जो प्रैक्टिस है उसकी, मेंस के आंसर क्वेश्चन, फिल्म्स के आंसर क्वेश्चन, ये क्या है? सर्व करने का तरीका है। तो टाइम मैनेजमेंट, आंसर सोचने का तरीका, उसको लिखने का तरीका, दिस इज टेस्ट पेपर। लेकिन टेस्ट पेपर तब काम करता है जब आपके पास कंटेंट, अगर आपके पास बढ़िया आ गया तो आपका समय भी बचेगा, तेजी से लिख पाओगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और बिना कंटेंट के आप, अच्छा अभी एक ही पेज लिखा है क्या, इसको कितना लिखना चाहिए? मार्केट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, "ये 2 पेज से कम मत लिख के आना।" वो कहता है मैक्सिमम 250 वर्ड, वो कहता है ना, मिनिमम कह रहा है क्या? अगर आपके कंटेंट बहुत अच्छे हैं तो 150 शब्दों में लिख दो, मना कर रहा है क्या? आप खुद ही सोचो कि आप कहीं गए, आपसे पूछा जा रहा है, अच्छा चलो हमें राष्ट्र के बारे में बता दो। सर राष्ट्र ये होता है, राष्ट्र वो होता है, राष्ट्र ऐसा, लास्ट में कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो हमें सुनने में बहुत मजा आएगा क्या? और आपने 2 लाइन में बता दिया, सर एक इमोशनल यूनिट है जहाँ समाज के इमोशनल इंटीग्रेशन से बनता है, ये इसमें बहुत सारे कास्ट, कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। 2 लाइन में एक भी शब्द फालतू गया क्या? शब्द तो आपके पैसे हैं, जितना ज़्यादा पैसा आप यूज करोगे, एक चीज़ बताओ, कि 10 रुपए का सामान है तो क्या उसमें 15 रुपए खर्च करोगे क्या आप? और अगर आपने कोई 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपने 300 शब्द लिख दिया, तो 50 शब्द इसमें फालतू लिखने से कोई फायदा तो नहीं हुआ आपको। लेकिन 50 शब्द अगर कहीं कंसेप्ट से, आप कंटेंट से आपके बच रहे हैं, तो आपके पास टाइम स्पेयर हुआ नहीं हुआ? तो पहली बात तो पेपर बहुत लेंदी होता है, दूसरी बात पेपर क्रिएटिव होता है, और अगर कंटेंट आपके पास बहुत अच्छे हैं तो टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा हो जाता है। और ऑब्वियस है कि थाली प्लेट साफ हो, राइटिंग अच्छी हो, ऐसा ना हो कि चींटी चल गई, ठीक है, राइटिंग साफ हो, चीज़ें लिखी गई हैं, वो पढ़ने लायक है, ठीक है। और ग्राफ वगैरह क्या करते हैं, आपके वर्ड्स को और भी कम कर देते हैं, तो प्रॉपर ग्राफ वगैरह यूज किया गया हो। ये नहीं कि जैसे आप शर्ट पहनते हैं, जेब यहाँ लगी है, जेब ऐसे उल्टी लगा दो तो दिखेगा मार्केट में कैसा कि क्या पहन के जा रहा है आदमी। वैसे लोग क्या करते हैं, अच्छा ग्राफ भूल गया था, चलो यहाँ बना देते हैं, आंसर लिख गए, फिर ग्राफ तो भूल गया था, लो यहाँ बना देते हैं नीचे, तो सबसे नीचे ग्राफ बना देते हैं और सोचते हैं कि एग्जामिनर खुश हो जाएगा इससे। एग्जामिनर और दुखी होता है कि तू बेवकूफ़ लड़का है, ये कहाँ बना रहा है ग्राफ, जहाँ इसको बनाना चाहिए था वही
राइट थिंग इज राइट प्लेस। सही चीज को सही जगह रखोगे नहीं रखोगे आप, हैं? ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। और वो चीजें जब प्रैक्टिस करते हो, जो कॉन्सेप्ट के बाद जब प्रैक्टिस करते हो तो चीजें बताते जाते हैं। ये गलत है। आज तो कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर किसी को बुला करके कॉपी चेक करा देते हैं, और दे दिया उन्होंने 10 में से 2 नंबर, पूछोगे क्यों दिया, उसका कोई जवाब नहीं। 10 में से 2 नंबर देने का मतलब है आपका मनोबल गिराना है। कोच क्या करेगा, सबसे पहले बताए भाई आपकी कमी क्या है, कहाँ सुधारोगे आप। पूरा एक फीडबैक होता है, ये गलती हो रही है आपसे, कॉन्सेप्ट में गलती हो रही है, ठीक है, राइटिंग आपकी गलत आ रही है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो आप। कंपटीशन यही तो है, जो टाइम मैनेजमेंट कर लेगा, इसके कंटेंट कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, ये जाएगा। ठीक है बेटा।